वेलकम टू बैक यूपीएससी पाथ में। मैं हूं अंकित अग्रहरी। आज यूपीएससी प्रीलिम्स इकोनॉमिक सिलेबस का पार्ट 2 हम लेके आए हैं। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप पहले मान लीजिए आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए। इससे आपको इजीली सब कुछ चीज़ें को समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 में, तो पार्ट 1 जो है हम लोग 10 तक कंप्लीट किए हैं, जिसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या कंडीशंस है, क्या पॉलिसीज हैं, वो सबको डिस्कस किए हैं। अब पार्ट हम लोग को 11 से देखने को मिलेगा इंडस्ट्री एंड द इंफ्रा। अगर हम लोग कंट्री के अंदर में बात करेंगे, इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट था, जैसे आईपीआर का बात करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आता है। 1986 तक कैसे था, फिर 1991 के बाद क्या चेंजेस देखने को मिलता है। इससे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया जाता है। 1991 के बाद इंडिया ओपन इकोनॉमी होता है। डिसइन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, करेंट डिसइन्वेस्टमेंट। अगर डिसइन्वेस्टमेंट का बात करेंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, जब मान लो कोई भी पब्लिक कंपनी है, वो अपना शेयर को या स्टेक को क्या करता है, रिलीज करता है। किसको? प्राइवेट्स को। उस प्रोसेस को हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट का ज़रूरत क्यों है गवर्नमेंट को, आज गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, इस सब चीज़ को हम लोग डेप्थ में समझेंगे जब सिलेबस को देखेंगे। एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, एज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। ये कहीं ना कहीं इसको कौन रिलीज करता था? वर्ल्ड बैंक, लेकिन अभी नहीं निकालता है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सर पॉलिसीज लेके आ रहा है। जैसे उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, पीपीपी मॉडल, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें लेके गवर्नमेंट इसलिए आ रहा है जिसकी कंट्री के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिले, ग्रोथ देखने को मिले। ओके, तो सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इमर्जिंग और सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के अंदर में। ठीक है, जैसे ग्रोथ एंड द कंट्रीब्यूशन सबसे हाई देखने को मिलता है सर्विस सेक्टर का। टूरिज्म इंडस्ट्री, ऑफशोर फंड मैनेजमेंट क्या होता है, मान लो बहुत सारे म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, आउट ऑफ इंडिया में जाके क्या करते हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में क्या करते हैं, जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बोला जाता है ऑफशोर फंड मैनेजमेंट। ग्लोबल नेगोशिएशन, डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशन, बायलैटरल एग्रीमेंट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगोशिएशंस होते हैं। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हुआ आपको निगोशिएट करना पड़ता है जाके। ओके, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम लोग बात करेंगे, इंडियन मनी मार्केट, जिसको कंट्रोल कौन करता है, सबको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद फिनेंशियल इंटरमीडिएट, म्यूचुअल फंड, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री के अंदर में हम लोग को मार्केट देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सिक्योरिटी मार्केट। फिनेंशियल रेगुलेशन इन इंडिया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एफएसडीसी का फुल फॉर्म आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, बैंकिंग इन इंडिया, अगर इंडिया का बैंकिंग सेक्टर का बात करेंगे तो बैंक क्या होता है एक्चुअली, बैंक कंट्री के अंदर में क्या काम करता है, एक मीडियम का काम करता है लेंडर एंड बोरोवर के बीच में। ठीक है, जैसे मान लो एक्स वाई जेड हुआ, एक क्या किया, पैसा जाके डिपॉजिट किया कहाँ, बैंक में। अब वाई क्या किया, उसी पैसा को लोन ले लिया, बट वहाँ पे भी कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ आरबीआई के पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो लोन दिया जाता है। लाइक आरबीआई इट्स फंक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन है, क्या रोल है हमारे कंट्री के अंदर में, जैसे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, क्रेडिट कंट्रोल करना, ये सब उसका बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है। और एक चीज़ और पता होना चाहिए, आरबीआई जो होता है वो बैंकों का बैंक है। ठीक है, अगर हम लोग क्रेडिट कंट्रोल का बात करते हैं तो एक क्वालिटेटिव होता है, दूसरा क्वांटिटेटिव होता है, किसका? आरबीआई का, जिसके अंदर लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग टूल्स देखने को मिलेगा। नेशनलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। अच्छा, एक आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर था उसको नेशनलाइजेशन क्यों किया गया था। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक हम लोग को देखने को मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, एनबीएफसी हो, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम इंडिया के अंदर में देखने को मिलेगा। सरफेसी एक्ट क्यों आया था, कहीं ना कहीं जो बहुत सारे एनपीए देखने। अच्छा, एनपीए होता क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान लो कोई कंटिन्यू 3 EMI फेल करता है, मतलब 19 डेज तक, 90 डेज तक EMI फेल करता है, तो उसको हम लोग एनपीए काउंट कर लेते हैं। सरफेसी एक्ट इसीलिए लाया गया था कि कहीं ना कहीं जो लोन हो उसको कोई भी वे से क्या किया है, कराया जाए, लोन रिपेमेंट कराया जाए।
वेसल 312 सबको इसको समझना है, ठीक है। जैसे निधि, चिट फंड, स्मॉल एंड पेमेंट बैंक, फिनेंशियल इंक्लूजन, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक होता है फिनेंशियल इंक्लूजन, ओके। गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम, मुद्रा बैंक्स, ये सब डिफरेंट डिफरेंट, देखो सबके पीछे रीजन कहीं ना कहीं है। कैसे भी करके इंडिया में, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो मीडियम हो, जितने भी इंटरप्राइज होते हैं सबका क्या कराया जाए, ग्रोथ कराने का कोशिश किया जाए, ओके। इंश्योरेंस इंडिया, इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा पार्ट हो चुका है आज कंट्री के अंदर में, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी दूसरा कंट्री हो। क्योंकि इंश्योरेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं एक हम लोग को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का काम करता है, जिससे इंसान इंश्योरेंस, जैसे आज के टाइम पे फसल को लेके इंश्योरेंस हो रहा है, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, इंश्योरेंस देखने को मिल रहा है। LIC एंड GIC का नाम तो सबको ही पता होगा। IRDA जो होता है कहीं ना कहीं इंश्योरेंस बॉडी है, इंश्योरेंस का एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस को कंट्रोल करता है, ओके। सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, सिक्योरिटी मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज एंड द इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ स्टॉक मार्केट, जैसे कुछ दिन पहले ही इसमें था, न्यूज़ में था, जिसका हम एक शॉर्ट्स भी बना चुके हैं, आपको हमारी यूट्यूब पे वो ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। फ्रंट रनिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, IPO क्या होता है, बहुत सारे कंपनी IPO लेके आते हैं, सबको हम लोग डेप्थ में समझेंगे जब सिलेबस को डिस्कस करेंगे, मतलब चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिलेबस का बात कर रहे हैं। जैसे स्पॉट एक्सचेंज इन इंडिया, स्पॉट का भी समझ में आएगा मीनिंग क्या होता है, जो तुरंत कैश में एक फॉरवर्ड होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब टर्म जो यूज होते हैं, ये सब टर्म का कुछ ना कुछ मतलब होता है, जो कहीं कभी न कभी UPSC के प्रीलिम्स में ऐसा टर्म पूछ लिया जाता है। क्रेडिट डिफॉल्ट से बहुत टाइम तक न्यूज में था, और इससे UPSC के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। जैसे यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपका ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सबसे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस UPSC पूछता रहता है, ओके। सेबी जो होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कहीं ना कहीं हमारा स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। जैसे मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, कैपिटल मार्केट को सेबी करता है, मनी मार्केट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इंश्योरेंस को कौन कंट्रोल करता है, IRDA। वैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री को कौन करता है, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया, अगर एक्सटर्नल सेक्टर का बात करेंगे इंडिया के अंदर में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मतलब कंट्री के अंदर में फॉरेन ट्रेड को कैसे रखा जाए, जिससे देखो डिसबैलेंस खराब होता है। कभी भी कोई भी चीज़ को अगर डिसबैलेंस देखने को मिलेगा तो खराब होता है। डिसबैलेंस मतलब क्या हुआ, आपके कंट्री, अगर आप एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री बन जाएंगे तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है। अगर कंट्री के अंदर इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, वो भी कंट्री के लिए प्रॉब्लम है। इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बेस पे काम करना पड़ेगा। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व का बात करेंगे तो इसको हम लोग डेप्थ में समझेंगे। एक नॉर्मली ऐसे समझ लो, 11th मंथ का फंड आपके पास रिजर्व में होना चाहिए। मतलब आपके घर में अगर 1 रुपया नहीं आता है तो आपके घर में इतना पैसा ज़रूर होना चाहिए कि आप 11 मंथ तक अपना फैमिली को चला सकें विदाउट एनी इनकम। अब उसके अंदर में जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का हम लोग बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब वहाँ पे करेंसी को बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ये सब चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, ये सब वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कन्वर्टेबिलिटी इन इंडिया, फुल कन्वर्टेबिलिटी कौन सा अकाउंट है, कैपिटल है कि करंट है, ये सब भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ चुके हैं आपका प्रीलिम्स में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट क्यों बना के रखा, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्यों बनाया, मतलब कहीं ना कहीं जो टर्म्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं ये ज़्यादातर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, ओके। जैसे सॉफ्ट करेंसी, हॉट करेंसी, हीटेड करेंसी, ये सब करेंसी के टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी के टाइप्स हैं, ठीक है। जिसके अंदर में फुल बॉडेड मनी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी देखने को मिलता है, ओके। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया 18 नंबर, जैसे अगर हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं तो IMF कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि 1991 में जब हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उस टाइम सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन IMF का था एंड वर्ल्ड बैंक का था। ये दोनों कहीं ना कहीं हमको इंजेक्शन का काम करते हैं, कि इंजेक्शन दे देते हैं जिसकी वजह से मेरा कंट्री क्या होता है, ओपन इकोनॉमी होता है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स के अंदर 5 कंट्री आते हैं टोटल, पांचों का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडिया रोल एंड द मेंबरशिप एशियन डेवलपमेंट में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बैंक्स हैं
कहीं ना कहीं इंडिया का क्या रोल होता है, अगर उसका मेंबर है उसको क्या एडवांटेज मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। ओके। ब्रिक्स बैंक बोल के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर बताना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये दोनों का हेडक्वार्टर बताना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ओके। टैक्स टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, टैक्स का जब नाम लेते हैं सबसे पहले हमको याद आता है जीएसटी, और जीएसटी से ज़्यादा तेज याद आता है हमको पॉपकॉर्न वाला केस। तो कहीं ना कहीं जो हमारा गवर्नमेंट, सोचिए क्या टैक्स लगा दिया है कि मान लीजिए कोई सेकेंड हैंड कार सेल करता है तो उस पर भी 18% टैक्स ठोक दिया है। तो कहीं ना कहीं टैक्स स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ेगा। अभी एक मेरा वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं, वो भी मिल जाएगा यूट्यूब चैनल में। इंडिया का जो जीडीपी है वो ईयर बाई ईयर डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जीडीपी इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी इक्वल टू होता है C+I+G+X-M। जब तक ये बॉडी यूज इंक्रीज नहीं होगा तब तक ये कभी इंक्रीज नहीं होगा। तो इंडिया में ये सब चीज़ डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ओके। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, ये सभी एक टैक्सेशन का पार्ट होता है, टैक्सेशन का सिस्टम होता है। हर एक कंट्री का डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम्स होते हैं। ओके। वैट एंड जीएसटी जो मैं बात कर लिया कुछ देर पहले ही। ट्रांजेक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, उसके मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स है। यहाँ पे कुछ डायरेक्ट टैक्स है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स आपको देखने को मिलेगा। टैक्स रिफॉर्म इंडिया में क्या हुआ, कैसे हुआ, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ओके। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, पब्लिक फाइनेंस का जब भी बात होगा तो एक चीज़ याद रखना, पब्लिक फाइनेंस मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो होता है वो टैक्स को कलेक्ट करता है, अब उसको एक सिस्टमेटिक वे में यूज करता है अपना कंट्री को चलाने के लिए। ठीक है। डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है। कुछ जैसे नॉन प्लान, कोविड जैसा कोई प्रॉब्लम, फ्लडिंग हो गया, तो कुछ चीज़ें आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं। जैसे रेवेन्यू, गवर्नमेंट क्या रेवेन्यू कलेक्ट किया, एक्सपेंडिचर सोचा ये चीज़ कम करना, हेल्थ पे इतना खर्चा करना है और उसको एजुकेशन पे इतना करना, बट कोई अनप्लान एक्सपेंडिचर आ गया, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जो गवर्नमेंट सोचा ही नहीं था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बजट में क्या होगा, बजट में डेफिसिट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जो सोची ही नहीं थी वही खर्चा हो गया। रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट भी आपको समझ में आएगा। ये सब का डेप्थ में एक बजट का वीडियो आएगा, उसमें आपको सब समझा देंगे छोटे छोटे वर्ड होते क्या हैं, उनका मतलब क्या होता है। नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब टर्म का कुछ ना कुछ मतलब है, सबका कुछ ना कुछ रोल है बजट में। एक चीज़ बता दें, सरप्लस टर्म दिखेगा तो मतलब एक्सेस ज़्यादा, डेफिसिट टर्म दिखेगा तो मतलब लेस, मतलब घाटा, मतलब आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, कमा कम रहे हो, डेफिसिट। इसका एक मेरा शॉर्ट वीडियो है, आप देख सकते हैं जाके यूट्यूब चैनल में। ओके। कैपिटल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, डिफरेंट प्राइमरी सर, मैं बोला ना यहाँ पर सरप्लस एंड डेफिसिट का वही मतलब होता है। गवर्नमेंट बजटरी टाइप्स ऑफ द बजट, उसके बाद गोल्डन रूल, बैलेंस्ड बजट, जेंडर बजटिंग, पब्लिक डेप्ट इंडिपेंडेंट, मतलब सब कुछ देखने को मिलेगा। FRBM को आपको कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताना है, और इतना बता देना कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड आया हुआ था, फिजिकल डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए। फिजिकल पॉलिसी एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग इन इंडिया। ठीक है। फिजिकल पॉलिसी ही एक ऐसा पॉलिसी होता है, मतलब फिजिकल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, जिसका अंदर रेवेन्यू को कैसे कलेक्ट कर रहा है, रेवेन्यू को कहाँ पे खर्चा कर रहा है, ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन होते हैं। ओके। सस्टेनेबिलिटी एंड द क्लाइमेट चेंज इंडिया एंड द वर्ल्ड, एक चीज़ हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं आप लोग को, पेरिस वाला क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको जरूर याद रखना, और मेंस आंसर राइटिंग में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बट उससे पहले एक चीज़ समझो, E=E, मतलब इकोनॉमी डेवलपमेंट करने के चक्कर में इन्वायरमेंट को ख़राब मत कर दीजिए, आपको बैलेंस ग्रोथ करना पड़ेगा। जैसे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, ग्रीन फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बना के गवर्नमेंट रखा हुआ है, जिससे कि कंट्री के अंदर में सस्टेनेबिलिटी देखने को मिले। मतलब कंट्री का जो ग्रोथ है, मतलब क्या होता है, आप कहीं ना कहीं मान लो एक सोसाइटी है, सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं, अब 100 लोग में से 99 लोग पॉल्यूशन नहीं करते, एक लोग पॉल्यूशन करते हैं, तो इफेक्ट सबको करेगा ना, 100 को 100 लोग को इफेक्ट करेगा। वही प्रॉब्लम है, अगर कंट्री के अंदर इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होगा
तो आप इकोनॉमी को कितना भी अच्छा कर लीजिए, लेकिन वहाँ का हेल्थ प्रॉब्लम बना रहेगा, जिसके वजह से एक सस्टेनेबिलिटी कंट्री के अंदर में देखने को नहीं मिलेगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक होता है, इसका बहुत ये बहुत ज़्यादा जगह पे यूज कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। सस्टेनेबल मतलब होता है कि कोई चीज़ को आपको ऐसे यूज करना है कि जिससे कि आज आप यूज कर रहे हैं बट आने वाला फ्यूचर जनरेशन भी सेम चीज़ को सेम वे में यूज कर सके। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट का जब बात करते हैं तो इसके अंदर में हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI को UNDP रिलीज करता है, ठीक है। रिलीज कौन करता है? UNDP। बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम अच्छा होना चाहिए, मतलब एक्सेस ऑफ दिस एसेट। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? बेटर होनी चाहिए। बेटर होंगे तो ऑटोमेटिक ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर, डेमोग्राफिक, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, एजुकेशन फॉर ऑल, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सब पॉलिसीज है, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन फॉर ऑल, जैसे एलिमेंट्री फ्री एजुकेशन, मतलब गवर्नमेंट बहुत सारा चीज़ लेके आया, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एलिविएशन, मतलब अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर। मतलब गवर्नमेंट अपने तरफ से बहुत सारा कोशिश कर रहा है कि बहुत सारा चीज़ को लाने से जिससे कि कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो? डेवलपमेंट हो। आप लोग को बताना है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये तीनों में क्या डिफरेंट होता है। ओके, ये तीनों का डिफरेंट आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओके, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी को कितना भी पढ़ लीजिए, इससे आपका क्या होगा? एक मेथोडोलॉजी तैयार होगा, एक मेथड बनेगा। बट जो आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चंस फंसते हैं वो ज़्यादातर इकोनॉमिक सर्वे को ज़रूर पढ़ना है और यूनियन बजट को ज़रूर समझना है। यहाँ से क्वेश्चंस आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है और इस पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मैं जैसा कि बोला कि आपको जो वीडियो पार्ट 1 है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और थैंक यू सो मच।